हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चेक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्टडी चेक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं साइंस। और साइंस का जो टॉपिक चला हुआ है, चैप्टर चला हुआ है, वो है मानव रोग, ह्यूमन डिसीज, क्योंकि इससे संबंधित सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था जो मानव रोग है, ह्यूमन डिसीज है, वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले संक्रमण रोग, जिसको कम्युनिकेबल डिसीज बोल देते हैं, या फिर संचारी रोग बोल देते हैं, या फिर इसको इन्फेक्टेड डिसीज बोलते हैं। ऐसे रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं। और दूसरे मैंने बताया था आपको असंक्रमण रोग, जिसको गैर संचारी रोग या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या फिर नॉन इन्फेक्टेड डिसीज, जो एक दूसरे से नहीं फैलता। और तीसरा जो हम करेंगे आनुवंशिक रोग या जेनेटिक डिसीज या जेनेटिक डिसऑर्डर डिसीज। ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ये वंशानुगत होते भी हैं और वंशानुगत होते नहीं हैं। मतलब इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसे संक्रमण रोग है, संक्रमण रोग मैंने आपको बताया था वो 5 प्रकार का होता है: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे हमने पहले बैक्टीरिया किया। बैक्टीरिया की खोज क्या है, बैक्टीरिया का धन क्या है, बैक्टीरिया कहाँ खोजा गया, बैक्टीरिया से कौन कौन से लाभ होते हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन सी हानि होती है, बिल्कुल बैक्टीरिया किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, अच्छे से किया। उसके बाद बैक्टीरिया से मानव को कितने प्रकार के रोग होते हैं, वो अच्छे से किया। फिर उसके बाद बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से होने वाले मानव रोग से संबंधित एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप के देखने को मिलते हैं, उनकी की हमने प्रैक्टिस। इसी प्रकार से वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, ये सभी हमने कर लिए हैं, कर चुके हैं। आज करेंगे हम आनुवंशिक रोग। तो सबसे पहले आनुवंशिक का मतलब क्या है? आनुवंशिक रोग क्या है? आनुवंशिक रोग ऐसा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना। वो आनुवंशिक, जैसे हमारे जीन होते हैं, वो जीन में किसी न किसी वजह से परिवर्तन होकर पीढ़ी की अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना, ये आनुवंशिक रोग कहलाता है। ये आनुवंशिक क्या है, आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता क्या है, बिल्कुल इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ बिल्कुल जो आनुवंशिकी की इकाई है, जैसे जीन है, जीन कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए क्या है, डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, आरएनए क्या है, आरएनए किस प्रकार के होते हैं, डीएनए कितने प्रकार का होता है, डीएनए का कार्य क्या है, आरएनए का कार्य क्या है, बिल्कुल हम अच्छे से एक एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग क्या होता है? जब कोई उत्परिवर्तन का मतलब क्या है? जो जीन होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जीन होते हैं, जो आनुवंशिकता की क्या सबसे छोटी इकाई होती है, उन जीन में किसी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन, वह परिवर्तन जो रोगजनक होता है या रोग फैलाने में क्या होता है, सक्षम होता है। या फिर डीएनए के परिवर्तन, जैसे अगर जीन में कोई परिवर्तन होता है, ऑटोमेटिक वो क्या है, डीएनए में भी परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से क्या है, रोग या कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा, जिससे क्या है, रोग फैलता है। या फिर आपके जीवन को प्रभावित करता है, या जब आपके पास आनुवंशिक पदार्थ की गलत मात्रा होती है, जीन में कुछ न किसी कारण परिवर्तन होने के कारण वो जो जीन में एक प्रकार से जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में क्या होगा, वो तो या तो प्रोटीन होगा, उसका क्या कार्य को रोक दें। जैसे प्रोटीन किस प्रकार से बनता है या प्रोटीन का कार्य क्या है, तो उस परिवर्तन की वजह से या तो प्रोटीन का कार्य को रोकेंगे, या उस प्रोटीन को बदलेंगे, या प्रोटीन का उत्पादन हो रहा है उसको बिल्कुल बंद कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है, ये लक्षण दिखाई देंगे, ये आनुवंशिक रोग बनेंगे। तो डीएनए अगर बात करें, क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, जो डीएनए है वो खुद प्रोटीन नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है, जो आपका डीएनए है ये क्या है, ये खुद प्रोटीन नहीं है, बल्कि जो हमारी यूकेरियोटिक कोशिका, मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से यूकेरियोटिक के बारे में बताया था। जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सेल होते हैं, उनमें हिस्टोन नामक प्रोटीन से जुड़ा होता है। क्या डीएनए सेल के अंदर यूकेरियोटिक कोशिका होती है, कौन से सेल होते हैं, यूकेरियोटिक सेल, जिसको कोशिका बोलते हैं, उसमें डीएनए
नामक प्रोटीन से जुड़ा होता है। कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन। ये याद रखना भाई आपने। जो आपका डीएनए है किस पदार्थ से जुड़ा होता है या कौन सा प्रोटीन पाया जाता है या उसमें किस प्रोटीन के साथ जुड़ा मिलता है, वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्टोन प्रोटीन। अगर बात करें आनुवंशिक जेनेटिक, जेनेटिक मतलब क्या है? जीन से संबंधित। जीन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से हम क्या चर्चा करेंगे। तो जेनेटिक जीन से संबंधित, जब भी किसी न किसी प्रकार से जीन के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन आएगा तो उसकी वजह से क्या लक्षण दिखाई देंगे। वो लक्षण क्या है? बीमारी भी पैदा कर सकते हैं या किसी और प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे मान के चलो, जो आपसे पहली वाली पीढ़ी है, आपके माता पिता या आपके दादा दादी, अगर उनके बाल, अगर बालों से लेके चलें या आंखों का एग्जाम्पल ले लो, अगर उनकी नीले आँखें हैं और उनकी वजह से आपकी भी आंखें क्या है? नीली हैं, तो ये क्या है? एक आनुवंशिक गुण है, आनुवंशिक लक्षण है। अगर यही आपके बच्चों में यही गुण आया, अगर आपके बच्चों में ये नीली आंखें अगर आपके बच्चों की भी मिली, तो ये क्या बन गया? ये वंशानुगत रोग बन गया, आनुवंशिक रोग। वंशानुगत रोग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। अगर ये सिर्फ आपकी ही पीढ़ी तक संबंधित है, आगे ये जो लक्षण है आगे दिखाई नहीं दिए, तो ये क्या है? आनुवंशिक रोग है। तो समझो, उदाहरण जैसे आंखों का रंग या बालों का रंग, जैसे बालों का रंग कैसा है? जैसे घुंघराले टाइप के बाल हैं, अगर वो बाल आपके माता पिता से मिले हैं तो वो क्या? आनुवंशिक है। अगर आगे आपके बच्चों में वो घुंघराले बाल नहीं मिले तो इसका मतलब वो क्या है? ये सिर्फ क्या है? आनुवंशिक है, वंशानुगत रोग नहीं है। वंशानुगत का मतलब क्या है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय से चलते आ रही हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ है कि ये वंशानुगत और आपका जो आनुवंशिक है वो क्या है। जैसे आपका रक्त समूह, जैसे माता का रक्त समूह ए है और पिता का बी है, तो बच्चों के अंदर या तो क्या होगा? ए होगा या फिर क्या होगा? बी होगा या फिर ए भी हो सकता है। ये क्या है? वंशानुगत होते हैं, और ये वंशानुगत हो भी सकते हैं और नहीं भी। जितने वंशानुगत रोग होंगे वो सारे क्या होंगे? आनुवंशिक होंगे, पर आनुवंशिक रोग वंशानुगत नहीं होंगे। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अब बात आती है जीन की। जो जीन है ये क्या है? जीन है। जीन कहाँ पाए जाती हैं? डीएनए पे। और डीएनए के बारे में बिल्कुल हम अलग से, बिल्कुल संक्षिप्त में क्या है, बिल्कुल डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। डीएनए को क्या बोलते हैं? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए पे क्या होती हैं? जीन चिपकी होती हैं। क्या होती हैं? जीन चिपके होते हैं। और ये जो डीएनए है वो कहाँ मिल पाया जाता है? क्रोमोजोम पे। क्रोमोजोम एक्स टाइप के होते हैं। ये क्या है? डीएनए होते हैं क्रोमोजोम पे, एक धागे नुमा संरचना होती है। और जो डीएनए आपका, ये डीएनए जैसे दो क्या है, ये आपकी जैसे बेल्ट है या कोई पट्टी है, अगर उसको आप ऐसे घुमा दोगे मतलब वो क्या? घूमती हुई एक ऐसी दिखाई देगी। वो इस प्रकार का क्या है? डीएनए। और ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? देखो, डीएनए क्रोमोजोम पे। जीन कहाँ पाया जाता है? डीएनए पे। डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्रोमोजोम पे। क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है? सेल। और सेल में कहाँ पाया जाता है? जो सेल का न्यूक्लियस होता है, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, याद रखना। और ये सेल कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सेल सभी प्रकार के जीव जंतुओं में। तो देखो, जो आपकी जीन है ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है आनुवंशिक की। क्या है? सबसे छोटी यूनिट आनुवंशिक की। समझ में आया? पूछ लेते हैं, जो जीन है निम्नलिखित में से बताओ कहाँ पाया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जीन वहाँ दे देंगे डीएनए, क्रोमोजोम और सेल। ये तीनों नहीं है। तो अब आपने याद रखना, जब तीनों आ जाए, डीएनए, क्रोमोजोम और न्यूक्लियस आ जाए, तो मतलब तीनों है, या इनमें से एक मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग। डीएनए आएगा तो डीएनए भी है, क्रोमोजोम है तो क्रोमोजोम भी है, और आपका जो सेल है, कोशिका है, ये भी है। उसके बाद जो आपका जीन है, जो मैंने बताया वो डीएनए पे चिपके मिलते हैं। जो जीन है वो जीन एक्सोन, उसके भाग होते हैं। क्या होते हैं? भाग होते हैं जीन के। तब हम बात करेंगे जीन के बारे में। जीन के भाग होते हैं एक्सोन, इंट्रोन और एक्सोन। क्या होते हैं? एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन। ऐसे क्या है? ये श्रृंखला बनाते जाते हैं डीएनए पे। एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
तो आपने याद रखना है जो जीन है सबसे छोटी इकाई है आनुवंशिक की, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम पे पाया जाता है, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। और गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, डीएनए के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो और वो जो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, सेल, और सेल कहाँ पाए जाते हैं, जीव के अंदर। तो जीन क्या है, डीएनए एक विशेष हिस्सा, डीएनए का वह विशेष हिस्सा जो किसी प्रोटीन या आरएनए, और देखो डीएनए और आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए की डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए के है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में डिटेल में जानेंगे। तो आरएनए को बनाने की जानकारी रखता है डीएनए का वह विशेष हिस्सा, देखो जीन, डीएनए पे क्या है, जीन मिलता है, और जो जीन है वो क्या है, प्रोटीन। डीएनए किसके साथ है, प्रोटीन के साथ। प्रोटीन कौन सा होता है, हिस्टोन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जानकारी रखता, किस प्रकार का, आरएनए बनाने की जानकारी रखता है। जीन आरएनए बनाने की जानकारी रखता है, याद रखना। डीएनए क्या है, आरएनए बनाने के बारे में जानकारी रखता है, भी कैसे कैसे बनाना है। लेकिन डीएनए सीधा सीधा प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होता, याद रखना। जो डीएनए है सीधा सीधा प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होता, उनमें कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं, भाग होते हैं। उनमें कुछ तो होते हैं कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है, ये कुछ ना कुछ काम करते हैं। कोडिंग का मतलब कुछ काम करने वाले होते हैं, और कुछ नॉन कोडिंग जो सिर्फ अतिरिक्त होती हैं। नॉन कोडिंग जो कुछ काम नहीं करने वाले होते, ठीक है। तो इसके कुछ भाग हैं, किसके, जीन के। तो मैंने बताया था जीन के जो भाग हैं, एक्सोन और इंट्रोन और एक्सोन। तो जो आपका एक्सोन है, एक्सोन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, वो क्या बनता है, प्रोटीन बनाने की असली जानकारी रखता है। मतलब इसके पास ऐसा फार्मूला है कि प्रोटीन कैसे बनाया जाता है, ये इसी के पास है। किसके पास, एक्सोन के पास, कि किस प्रकार से प्रोटीन बनाना है, उसको निर्देश देगा। ये उसको बोलेगा कि भी आपने प्रोटीन ऐसे ऐसे बनाना है, इतनी मात्रा में ये लेना है, इतनी मात्रा में ये लेना है, और प्रोटीन बनाना है। मतलब इस पे क्या है, पूरी जानकारी होती है। किस पे, एक्सोन पे। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, एक एक्सोन कहाँ पाए जाते हैं, जीन में। जीन और जीन के जो भाग हैं वो किसके हैं, जीन के, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन। तो क्या है इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है क्वेश्चन के लिए, वो क्या है, ये प्रोटीन बनाने की जानकारी रखता है। आरएनए प्रोसेसिंग के बाद केवल एक्सोन आपस में जुड़कर एमआरएनए बनाते हैं। और आरएनए के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में कि टीआरएनए क्या है, एमआरएनए क्या है, ठीक है ना। जैसे मैसेंजर के टाइप में टीआरएनए ट्रांसफर के बहुत सारे क्या इसके टाइप हैं। तो केवल एक्सोन आपस में जुड़कर एमआरएनए बनाते हैं। जैसे कि मान के चलो आपके पास 6 एक्सोन है, और अंतिम एमआरएनए में भी 6 एक्सोन मिलकर प्रोटीन बनाने की क्या होंगे, रेसिपी देंगे। मैं किसी एक डीएनए के जो जीन है उसमें अगर आपके पास उस डीएनए में क्या है, 6 क्या है, जीन है या एक्सोन है, तो आगे जो डीएनए के जो भाग होंगे, जीन के भाग होंगे, वो जैसे वो आरएनए बना है, आगे भी वो एमआरएनए या आरएनए बनने के लिए उनकी रेसिपी देंगे या फार्मूला देंगे, भी आपने ऐसे ऐसे बनाना, जैसे पीछे प्रोसेस थी ऐसी आगे कंटिन्यू चलती रहती है। क्या है, देखो अगर किसी जीन में 6 एक्सोन है और अंतिम एमआरएनए में भी 6 एक्सोन मिलकर प्रोटीन बनाने की रेसिपी देंगे, समझ में आया। तो जैसे उसमें 6 हैं तो आगे भी 6 बनाने के लिए जो भी उसकी रेसिपी, जो उसका फार्मूला, उसको देने भी आपने ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद जो इंट्रोन है, इंट्रोन देखो मैंने बताया था एक्सोन का काम क्या है, इसके पास बिल्कुल प्रॉपर जानकारी होती है कि किस प्रकार से प्रोटीन बनाना है। इंट्रोन जिसको इंटरवेनिंग रीजन है, ये जीन के अंदर बीच में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। मतलब क्या है, ये जीन के अंदर एक्सोन का काम क्या है, और जो जीन के अंदर जो इंट्रोन है, ये बीच बीच में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो आपका
आरएनए है जिसको मैसेंजर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इंट्रॉन में भी एमआरएनए की कॉपी हो जाती है, मतलब इंट्रॉन ये भी क्या है, जैसे एक्सॉन क्या है एमआरएनए बन जाते हैं, ऐसे ही आपके जो इंट्रॉन है वो भी क्या है सेम एटीज कॉपी बना लेते हैं एमआरएनए के। उसके बाद जब क्या होता है स्प्लाइसिंग होता है, स्प्लाइसिंग में क्या हो जाता है जो आपका आरएनए होता है परी आरएनए बोल देते हैं, जिससे क्या है आरएनए बन गया। कौन सा परी आरएनए, मतलब एमआरएनए से पहले जो एमआरएनए बना है जिसको परी एमआरएनए बोलते हैं, मतलब अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, उससे पहले वाली जो प्रोसेस है उसमें एक्सॉन और प्लस इंट्रॉन होते हैं। वो आरएनए क्या करता है, ये इंट्रॉन को क्या कर देता है ख़त्म कर देता है, उसको जो उसका प्रोटीन होता है वो प्रोटीन क्या करेगा इसको इंट्रॉन को ख़त्म कर देगा या काट कर दूर भगा देगा। उसके बाद जो बचेगा वो मैच्योर क्या बनेगा एमआरएनए बनेगा। तो स्प्लिसिंग प्रक्रिया कौन सी है, इसमें इंट्रॉन को हटा दिए जाते हैं और एक्सॉन आपस में मिलकर मैच्योर एमआरएनए बनाया जाएगा। तो मैच्योर एमआरएनए क्या है, यही जो आपका एमआरएनए है वही क्या है आपको आगे क्या प्रोटीन बनाता है। जो पूरा प्रोटीन के आगे डीएनए में या आपके जो क्रोमोसोम जो सेल है जो आगे आनुवंशिक रूप में किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन उत्परिवर्तन या जीवों में विविधता दिखाई देती है, वो सब कुछ अच्छे से डिटेल में जानेंगे। समझ में आया आपको। एक्सॉन क्या है जानकारी रखता है प्रोटीन बनाने की, इंट्रॉन क्या है जैसे एक्सॉन क्या है एमआरएनए बनाएगा तो इंट्रॉन भी सेम एज इट इज एक्सॉन की कॉपी कर लेता है और एमआरएनए बन जाता है। ये दोनों मिल जाते हैं और उसके बाद जो आपकी स्प्लाइसिंग वाली जो आपकी प्रक्रिया होती है, इसकी प्रक्रिया होती है, उसमें जो इंट्रॉन है उसको जो आरएनए वो हटा देते हैं और हटाने के बाद जो बच जाता है वो मैच्योर आपका जो डीएनए का जो मैच्योर एमआरएनए है वो प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है, या वही क्या है प्रोटीन बनाता है। तो देखो जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक्सॉन इंट्रॉन ये दोनों, जैसे एक्सॉन का काम क्या बना बताएगा कि किस प्रकार से प्रोटीन बनाना है या एमआरएनए बनाना है, तो ये क्या करेंगे आपस में जुड़ेंगे एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। उसके बाद जो स्प्लाइसिंग प्रक्रिया होगी प्रोसेस होगा उसमें ये क्या जो इंट्रॉन है वो क्या कर देंगे हटा दिए जाते हैं। कौन हटाता है आरएनए इसको इसमें से इंट्रॉन को हटा देगा या बाहर निकाल देगा। उसके बाद एक्सॉन यही क्या है प्रोटीन बनाएगा। यही जुड़ा हुआ ऐसे इनके कुछ ना कुछ ग्रुप होते हैं, एक्सॉन 2 एक्सॉन 3 एक्सॉन 4 इनके कुछ ना कुछ ग्रुप होते हैं, वो क्या प्रोटीन बनाने में सक्षम होते हैं। तो याद रखना, तो जो जीन के पार्ट हैं जो भाग हैं वो क्या है इंट्रॉन एक्सॉन क्या है, याद रखना एक्सॉन का काम है प्रोटीन बनाने की असली जानकारी रखता है और इंट्रॉन के साथ क्या कॉपी करता है। उसके बाद जो आनुवंशिक रोग है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एकल जीन रोग। एकल जीन मैंने बताया है जो जीन है वो कहाँ पाया जाता है, जो जीन है वो हमारे डीएनए क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम क्या है सेल और सेल क्या है जीवों में। तो एकल जीन जो बिल्कुल एक जीन होता है, अगर उस जीन में किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन होना या एकल जीन में कोई भी विकार हो जाता है, विकार का मतलब उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होना, कम रहना, प्रोटीन की मात्रा अच्छे से बढ़ नहीं रही है, उसका उत्पादन रुक चुका है, मैंने जैसे पीछे आपको बताया है, तो किसी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। एकल जीन रोग समझ में आया। एक जीन के अंदर किसी न किसी उत्परिवर्तन के कारण या उसमें किसी प्रकार से क्या प्रोटीन बन नहीं रहा या उसकी मात्रा ज़्यादा बन रही है या गलत बन रही है, हानिकारक पदार्थ पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है रोग हो जाता है। सिर्फ कब एकल जीन, सिर्फ ओनली एक जीन की बात है तो उसको बोलते हैं एकल जीन रोग। जैसे इसका एग्जाम्पल है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये एक ऐसा रोग है, ये वंशानुगत भी है। ये क्या है जो बलगम और पसीने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको क्या करता है प्रभावित करता है और धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या है फेफड़ों तक भी क्या नुकसान पहुंचा देता है। तो यह भी याद रखना जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये एक ऐसी वंशानुगत रोग है, क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। प्रगतिशील रोग
जो बलगम और पसीने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, और धीरे धीरे कुछ समय बाद जैसे समय बढ़ता जाएगा फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता जाएगा। उसके बाद ये था जब जीन के अंदर क्या है, कोई ना कोई गड़बड़ी होती है, कोई ना कोई परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन में होता है किसी न किसी पदार्थ से कोई हानिकारक पदार्थ करना, या बिल्कुल उत्पादन प्रोटीन का बंद होना, कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो सिर्फ एक जीन में, और उससे जो रोग होगा एकल जीन। उसके बाद दूसरा जो आनुवंशिक रोग होता है वो होता है गुणसूत्रीय। जो क्रोमोसोम होती हैं जिसको गुणसूत्र बोलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जैसे कितनी है 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। उन गुणसूत्रों के बारे में हम अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों में जो आपका गुणसूत्र है जैसे ये है, इसके अंदर एक गुणसूत्र या एक भाग खत्म हो गया, इसका आधा भाग खत्म हो गया, या बिल्कुल क्या है एक बढ़ गया एक कम हो गया, इनकी संख्या बढ़ना या घटना, या आधा रह जाना, या इसका कुछ हिस्सा खराब हो जाना, कोई ना कोई विकार उत्पन्न होने की वजह से जो रोग होते हैं वो कौन से रोग होते हैं, गुणसूत्रीय रोग बोल देते हैं। और ये उनका जो एग्जाम्पल जैसे डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्राइडू-कैट। जैसे क्राइडू-कैट का मतलब जैसे बिल्ली जैसी आवाज़ आएगी, अगर ये गुणसूत्र की वजह से कम होना या ज़्यादा होना। गुणसूत्र बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, गुणसूत्र में विकार उत्पन्न भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या रोग दिखाई मिलते हैं। जैसे ये रोग वंशानुगत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते गुणसूत्र वाले। कैसे, मान के चलो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर किसी को पहले ऑलरेडी क्या है क्राइडू-कैट वाली रोग है, और वो किसकी वजह से होता है वो रोग, जैसे जब भी जैसे माता पिता के जो अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, उन मिलने के प्रोसेस में जब गुणसूत्रों की किसी न किसी वजह से परिवर्तन उत्परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, वो आगे रोग ये लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं। तो वो हो जाता है क्या है, जब माता से बच्चों में आना, तो वो क्या आनुवंशिक हो चुका है। जब बच्चों से अगली पीढ़ी में चला जाता है तो वो क्या, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है वो क्या होता है, वंशानुगत रोग। मतलब यह क्या है, हमारे पूर्वजों से मिलता आ रहा है। ठीक है, तो इन जितने भी ये रोग हैं, ये तो वैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, ये जितने भी रोग आनुवंशिक रोग सिर्फ एक पीढ़ी पे ही रहना, आगे स्थानांतरित नहीं होते, या फिर वंशानुगत रोग हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनकी बिल्कुल हम अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या हमें एक एक पॉइंट क्या है क्लियर होना चाहिए कि जीन क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनकी अच्छी से जानकारी होती है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है, ये क्या गुणसूत्रों की तब्दीली की वजह से बढ़ना घटना या चेंजिंग की वजह से क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इनके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखो डी नोवो म्यूटेशन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये डी नोवो म्यूटेशन क्या है, डी नोवो रोग भी बोल देते हैं, रोग डी नोवो भी बोल देते हैं। ये क्या है, उत्परिवर्तन, कौन से, नए उत्परिवर्तन या स्वयंस्फुरित उत्परिवर्तन। मतलब इसको आम भाषा में समझिए, जो डी नोवो का मतलब है लैटिन भाषा में नई शुरुआत या नया उत्पन्न होना। जैसे हम हैं और जैसे हमारी आगे संतान होगी, तो जो संतान होगी उसमें जो रोग हमें नहीं दिखाई दिया, हमें नहीं था, वो कोई भी रोग हो सकता है। क्लाइनफेल्टर हो सकता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, बहुत सारे ऐसे रोग हैं। तो यह लक्षण दिखाई देंगे। या क्राइडू-कैट, किसी गुणसूत्र की वजह से या उसमें विकार उत्पन्न की वजह से वो बच्चों में दिखाई दिया, वो लक्षण बच्चों में दिखाई दिया, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, वो मतलब पहली बार वो रोग पीढ़ी में, अपनी जो पीढ़ी चल रही है वो कभी भी किसी भी पूर्वज में नहीं था, हमारी पीढ़ी में नहीं था, और आगे बच्चों में देखने को मिला है। तो वो पहली बार जो रोग देखने को मिला उसको बोल देते हैं डी नोवो म्यूटेशन। समझ में आया। डी नोवो म्यूटेशन का मतलब क्या है, जो पहली बार वो रोग आनुवंशिक विकार उत्पन्न या उत्परिवर्तन की वजह से जो लक्षण बच्चों में दिखाई दिया, और वो सिर्फ पूरी पीढ़ी में क्या पहली बार दिखाई दिया, उसको बोल देते हैं डी नोवो रोग या फिर डी नोवो म्यूटेशन। ठीक है। ये जैसे देखो, जब किसी रोग लक्षण आनुवंशिक स्थिति का कारण पहली बार बिना किसी पूर्व इतिहास, मतलब ना तो पहले हमारे जो पूर्वज थे उनमें दिखाई दिया, और
वंशानुगत कारण के होता, बिना किसी इतिहास या वंशानुगत के कारण के होता है। ना तो वह हमारा वंशानुगत था, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था, और ना ही क्या है वो पहले किसी इतिहास में था। तो जब वो रोग दिखाई देगा नई पीढ़ी में, तो वो कौन सा रोग होता है? डी नोवो डिसीज होता है। उसको डी नोवो डिसीज या म्यूटेशन या कंडीशन बोला जाता है। उत्परिवर्तन माता पिता में से किसी एक की जनन कोशिका, मैंने आपको बताया था मादा अंडाणु और जो नर है उसका शुक्राणु के मिलने में, इन अंडाणु में जो मादा के पास और नर के पास जो गुणसूत्र होते हैं, जैसे 23 जोड़े, जो 22 जोड़ो ऑटोसोम होते हैं, जो 23वां जोड़ा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इन जितने गुणसूत्र होते हैं, तो माता वाले अंडाणु में या शुक्राणु में किसी भी गुणसूत्र की कमी होना, उसमें विकार उत्पन्न होना या ज़्यादा होने की वजह से क्या है, बच्चों के अंदर दिखाई देंगे। वो कब विकार उत्पन्न होता है? जब उनका निषेचन होता है। जब ये अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं, अंडाणु में या शुक्राणु में किसी न किसी वजह से क्या छोटा सा उत्परिवर्तन हुआ, परिवर्तन आया, विकार उत्पन्न हुआ, और जब वो निषेचन होंगे, वो मिलेंगे, और तो आगे क्या वो लक्षण दिखाई देगा। और वो जो लक्षण पहली बार दिखाई दिया उसको बोला जाता है डी नोवो म्यूटेशन, याद रखना। उसके बाद उदाहरण जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे आनुवंशिक रोग। अगर किसी बच्चे में ऐसा जीन बदलाव हो जाए जो उसके पिता या दादा दादी, मतलब माता पिता या उससे पहले जो उसके दादा दादी में नहीं था, समझ में आया भी, ऐसा कोई ना कोई बदलाव जीन की वजह से या गुणसूत्र की वजह से, ऐसा बदलाव जो ना तो पहले उसके दादा दादी में था और ना ही उसके माता पिता में था, और वो बच्चों में दिखाई दिया, तो जब वो पहली बार दिखाई दिया तो वो क्या है? डी नोवो म्यूटेशन है। तो उसको बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद जैसे डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कुछ जैसे कैंसर। अब ये देखो, जैसे कैंसर है तो असंक्रामक रोग है। अब कैंसर है, अब जैसे हमारे जो पीढ़ी, हमारे दादा दादी माता पिता, उनको कैंसर नहीं थी, बट अब इस पीढ़ी में या हमारे जो आगे जो संतान होगी उनमें अगर किसी को कैंसर हो जाती है, तो वंशानुगत तो नहीं है ना, वो कैंसर तो इसी में जन्म में मतलब दिखाई दिया एक पीढ़ी के अंदर। तो वो क्या है? जैसे कैंसर या फिर स्पेक्ट्रम या ऑटिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम, जो मतलब सिर्फ पहली बार दिखाई दिया, तो वो क्या है? डी नोवो म्यूटेशन या रोग डी नोवो बोल देते हैं। समझ में आया होगा कि डी नोवो म्यूटेशन मतलब गुणसूत्र या जीन की वजह से अगली पीढ़ी में जब वो पहली बार लक्षण दिखाई देगा या पहली बार वो रोग दिखाई देगा, उस रोग को क्या बोला जाता है? डी नोवो म्यूटेशन बोला जाता है। उसके बाद आनुवंशिकी, देखो आनुवंशिक समझ में आया आपको। अब आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता क्या है, ये अलग अलग शब्द है, इनका भी अलग अलग क्या है मतलब है। तो जीनों का विज्ञान तथा यह बताता है कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे स्थानांतरित होते हैं। जेनेटिक्स मतलब जो जेनेटिक्स है, आनुवंशिक है, ये क्या? स्टडी ऑफ द किसकी? जेनेटिक्स, जीन के बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में स्टडी करना, ऑफ द हेरिडिटी एंड क्या है? वेरिएशन, विभिन्नता, हेरिडिटी और भिन्नता के बारे में स्टडी की जाती है कि जो आगे ये लक्षण दिखाया उसके बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्या कारण था, क्या कम हुआ, किसकी वजह से कैसे क्या हुआ, उसके बारे में स्टडी, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, मतलब जीनों का विज्ञान है। तो जीनों के बारे में स्टडी, जैसे ग्रेगर मेंडल थे, वैज्ञानिक थे। ग्रेगर मेंडल ने क्या किया? मटर के पौधों का प्रयोग किया, आनुवंशिक की नींव रखी। मटर के पौधों का एग्जाम्पल क्यों लिया था? क्योंकि ये मटर के पौधे जल्दी ही कुछ महीनों में क्या हो जाता है, ये इनकी पैदावार होती है और पूर्ण रूप से फिर क्या है, कुछ ही कम समय के अंदर कई पीढ़ियों में क्या क्या परिवर्तन दिखाई जल्दी मिलेंगे। अब अगर मानव की पीढ़ी को लेकर चलें तो क्या है, अगले जन्म तब तक तो वो जीवित रहेंगे ना, इसलिए मटर का एग्जाम्पल लिया था, ताकि मटर की फसल क्या है बहुत ही कम समय में जल्दी जल्दी क्या होती है, पैदा होती है। तो वो 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में, जितना भी उसको टाइम लगा, तो उस पर क्या एक्सपेरिमेंट किया और उस पर वो देखा कि जो मटर के पौधे था उनके बीच में क्या है ये प्रोसेस या प्रक्रिया की, इसके बारे में हम अच्छे से क्या क्लास में डिस्कस करेंगे।
अलग से। तो कि कुछ मटर के पौधे लंबे हुए, कुछ हरे हुए, कोई मोटे हुए, कोई पतले हुए, तो वो किसकी किसकी वजह से क्या है, जीन की वजह से, चेंजिंग की वजह से क्या क्या उसमें परिवर्तन दिखाई दिए। तो वो कौन थे, ग्रेगर मेंडल ने किया था। बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मटर का आनुवंशिक प्रयोग करने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, ग्रेगर मेंडल थे। कौन से थे, ग्रेगर मेंडल थे। और इसीलिए इन ग्रेगर मेंडल को क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है, आनुवंशिक जनक। तो याद रखना, आनुवंशिक जनक किसको बोला जाता है, ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने मटर का एग्जाम्पल लेकर उनका प्रयोग किया और उसके बाद उसके आनुवंशिक क्या रखी थी, नींव रखी थी। और जिस टाइम इन्होंने ये प्रयोग किया था ना, उस टाइम इसको मतलब सराहाया नहीं गया था। इन जो इसने ये कार्य किया उस टाइम इसकी कोई भी किसी प्रकार से किसी भी कुछ ही मतलब जब उन्हें ये दिखाया गया कि मैंने ये किया है और ये कुछ हो सकता है, तो उसकी सराहना नहीं की गई थी। उसके मरने के बाद, ग्रेगर मरने के बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद ही इसके महत्व को पहचाना गया था कि वाकई में यह आनुवंशिक क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या कुछ किससे हम इसकी स्टडी से क्या पता लगाया जा सकता है। तो कब, तो ग्रेगर मेंडल क्या आनुवंशिक जनक है और इसकी सराहना जीवित नहीं की गई थी, इसके मरने के बाद इसकी सराहना की गई थी कि भी हाँ वाक्य में आनुवंशिक क्यों ज़रूरी है, याद रखना। तो जनक के बारे में डिस्कस आ जाती है, तो याद रखना। अब देखो मैं एक बार दोबारा फिर बता देते हैं हमने डिस्कस क्या किया। जो हमारे जीन्स हैं, जीन कहाँ पाए जाती हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन भाग होते हैं। एक्सोन जो प्रोटीन बनाने की असली फार्मूला होता है, या उनके पास बनाने की क्या होती है, एक प्रक्रिया जानते हैं। और इंट्रोन ही आपस में मिलते हैं, बाद में क्या इंट्रोन हट जाता है और प्रॉपर क्या है, एक प्रोटीन बनाने की सक्षम हो जाते हैं। और जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, डीएनए पे हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए चिपका होता है। जो जीन है वो डीएनए पे मिलता है, और जो डीएनए वो कहाँ मिलेगा, क्रोमोसोम, गुणसूत्र में मिलेगा। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, सेल। और सेल के तक केंद्रक में, न्यूक्लियस में काफ़ी मात्रा में क्या है, ये न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या है, डीएनए पाया जाता है, ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और भी जगह जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे भी कुछ मात्रा में क्या है, ये क्रोमोसोम है, डीएनए है। क्रोमोसोम हो तो डीएनए होंगे, डीएनए होंगे तो जीन भी होंगे। और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ ये डीएनए पाए जाते हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। समझ में आया। तो देखो जो डीएनए है वो किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में अच्छे डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ठीक है ना, कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आनुवंशिकता, वंशानुगति या वंशानुक्रम या जैविक वंशानुक्रम क्या है। अब देखो आनुवंशिकता हमने क्या आनुवंशिक कर लिया, आनुवंशिकी कर लिया, और आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता को भी क्या बोलते हैं, वंशानुगत बोल देते हैं, या वंशानुक्रम बोल देते हैं, या जैविक वंशानुक्रम बोल देते हैं। मतलब ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में, या फिर बोल देते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होना, उनको बोल देते हैं आनुवंशिक रोग या वंशानुगत। तो उसको बोल देते हैं आनुवंशिकता। समझ में आएगा आनुवंशिक क्या है, आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता क्या है। तो आनुवंशिकता वही वंशानुगत बोला जाता है या वंशानुक्रम बोला जाता है, ये इसको हेरिडिटरी बोला जाता है। उदाहरण, माता पिता से बच्चों में रक्त समूह या हीमोफीलिया का मिलना, है ना। जैसे हीमोफीलिया डिसीज है, रोग है, वो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है काफ़ी कई सालों से। तो ये क्या है, ऐसे रोग, ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों में स्थानांतरण हो रहा है और वो बहुत ही काफ़ी पीढ़ियों से चलता आ रहा है, तो वो होता है वंशानुगत। अब इसमें मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर वंशानुगत चीज़ आनुवंशिक होती है। जितने भी वंशानुगत रोग या लक्षण दिखाई देते हैं वो आनुवंशिक होते हैं। आनुवंशिक किसी न किसी वजह से जीन में कोई ना कोई विकार उत्पन्न होने की वजह से, डीएनए में भी होगा, डीएनए के परिवर्तन की वजह से क्या है, ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो हर वंशानुगत क्या होगी, चीज़ आनुवंशिक होती है, लेकिन हर आनुवंशिक चीज़ वंशानुगत नहीं हो सकती। मान के चलो सिर्फ ऐसा लक्षण किसी क्रोमोसोम में कमी या विकार उत्पन्न की वजह से सिर्फ एक ही पीढ़ी में वो लक्षण देखने को मिला और उसके बाद अगली पीढ़ी में वो स्थानांतरित हुआ, तो वो क्या आनुवंशिक है। और वंशानुगत क्या है, वो अगली पीढ़ी में भी दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको बताया था, एक पीढ़ी में जैसे हमारे जो पहली वाली पीढ़ी है उनकी अगर आंखें नीली थी तो हमारी भी क्या है, आंखें नीली हैं।
ठीक है। तो उनकी अगर आंखें नीली थी और हमारी नीली आंखें हुई हैं, या हमारे बच्चों के आगे नीली आंखें मिली, तो इसका मतलब ये क्या है कि वंशानुगत है। अगर सिर्फ एक ही पीढ़ी में नीली आंखें और आगे वो स्थानांतरित नहीं हुआ तो सिर्फ वो क्या है, आनुवंशिक रोग है। समझ में आया। अब यहाँ पे अगर बात देखो, यहाँ पे समझो जेनेटिक, जीन से जुड़ी चीज, ठीक है, जीन से जुड़ी चीज वो जेनेटिक होता है। आनुवंशिक, आनुवंशिक जेनेटिक्स, जिसको जीन का विज्ञान या जीन के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे क्या तब्दीली हुई, क्या कारण हुआ, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उन तो जेनेटिक्स है। और हेरिडिटी मतलब जीन का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होना, जीन का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होना। और इसी जीनों की वजह से क्या है, हमारे क्या विविधता होती है, हमारे रंग रूप, हमारे बाल, हमारी आंखें, या हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ हमारे जो फेस है उनका एक दूसरे मतलब हल्का हल्का मैच होना, ठीक है ना। ये सारे क्या है, जीन की वजह से दिखाई मिलते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ये कि अगर वही जैसे कि अगर आपकी आंखें क्या है, नीली हैं, तो ये क्या है, एक आनुवंशिक है। बट अगर वही नीली आंखें अगर आपके बच्चों को भी मिले तो ये क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपके बाल घुंघराले हैं, अगर आपके बच्चे के बाल घुंघराले हो गए तो ये वंशानुगत है, अगर घुंघराले नहीं हुए तो ये सिर्फ क्या, आनुवंशिक है। तो ये आपने क्या अच्छे से क्या समझना है। तो याद रखना, हर वंशानुगत आनुवंशिक होते हैं, बट आनुवंशिक चीज जितनी भी आनुवंशिक रोग लक्षण या चेंज होगी वो क्या है, वंशानुगत नहीं होगी। वो मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया है। अब आनुवंशिक विकार क्या है, विकार का मतलब जो बीमारियां माता पिता या करीबी रिश्तेदारियों से जीन के द्वारा शिशुओं में आती है। जैसे मान के चलो जो हेयर है, आज के समय में अगर ज़्यादा दिखाई दे तो हेयर फॉल, गंजापन जल्दी होना, तो वो क्या है, या तो आपके माता पिता के डीएनए की वजह से क्या होगा, ये दिखाई देंगे। अगर आपके माता पिता के बाल अगर हेयर फॉल नहीं हो रहे, या झड़ नहीं रहे, या बिल्कुल गंजे नहीं है, उड़ नहीं रहे, तो आपके जो मामा के डीएनए हैं, जो आपके मामा के डीएनए है ना, उनके अकॉर्डिंग तो उनके मिलेंगे आपको। ये सारा क्या है, आनुवंशिक खेल है। तो डीएनए विश्लेषण, आनुवंशिक जांच परीक्षण। अब देखो, आपने देखा है कि डीएनए विश्लेषण बहुत बार बोल देते हैं, मैं इसका डीएनए टेस्ट होगा, आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट। तो वो डीएनए टेस्ट क्या है, वो डीएनए टेस्ट आपका बाल से भी चेक कर सकते हैं, आपके नाखून से, आपकी स्किन से, किसी न किसी प्रकार आपकी बॉडी का जो पार्ट है उससे क्या है, डीएनए टेस्ट किया जाता है। और डीएनए में क्या है, जो आपके पीढ़ी के जो भी डीएनए होते हैं, गुण होते हैं, उनके साथ मैच हो गए तो इसका मतलब वो डीएनए है, या फिर मैच नहीं होते वो डीएनए नहीं। ये आपने देखा है कई बार मूवीज़ के अंदर, या आपने किसी सीरियल जो आप प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊँगा। तो डीएनए का मतलब क्या है, जो उसके माता पिता के डीएनए उसके साथ मैच हो गए तो उसकी संतान है, अगर वो डीएनए मैच नहीं हुई तो वो उसकी संतान नहीं है। तो इसके परीक्षण में क्या आपका वो रक्त भी लिया जा सकता है, या आपकी लार भी ली जा सकती है, या आपके नाखून भी, आपके बाल भी, या कुछ और हिस्से से, या आपके जो गाल के स्वाब होते हैं। गाल के स्वाब का मतलब जो हमारे चिक्स होते हैं, चिक्स के जो हमारे मुंह के अंदर जो चिक्स होते हैं अंदरूनी, वहाँ से जो स्वाब का मतलब क्या है, रुई लेंगे, और रुई को क्या है 10 सेकंड या 15 सेकंड को क्या करेंगे, उसको रगड़ेंगे, और रगड़ने से फिर क्या उसको बाहर निकाल लेंगे। वो क्या है, स्वाब, उसके जो अंदरूनी वाले जो हमारी सेल्स होते हैं, वो कुछ सेल हमारे उस रुई के साथ जो कॉटन है उसके साथ लग के आएंगे, और फिर क्या है उसको स्वाब बोल देते हैं, और उसको फिर क्या उसकी जांच करेंगे, ठीक है। उसको चिक स्वाब या फिर बुक्कल स्वाब बोल देते हैं, ठीक है। और फिर उसका प्रयोगशाला के अंदर जो भी प्रोसेस है, एक प्रक्रिया डीएनए मैच करने की, वो की जाती है। और जीन से आनुवंशिकता की मूल शारीरिक इकाई है, ये आपने बहुत बार याद रखना, पूछ लेता है कि जीन किसकी इकाई है, आनुवंशिक की शारीरिक इकाई है। डीएनए के हिस्से में होते हैं कोशिकाओं के नाभिक केंद्रक में मौजूद थे। मैंने आपको बताया था जो जीन है वो डीएनए के साथ चिपके होते हैं। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारे सेल में कहाँ पे, केंद्रक में ये हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे देखो जीन कहाँ पे मिलेंगे, डीएनए पे,
और डीएनए के अंदर ही जो क्या है न्यूक्लियोटाइड है, इनके बारे में नाइट्रोजन क्षार होती हैं, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, गुआनिन, साइटोसाइन या थाइमिन या फिर एडेनिन है। और ये डीएनए कहाँ मिलती हैं, जो हमारे यहाँ इसमें धाग्यनुमा संरचना होती है क्रोमोजोम में। ये क्या है, क्रोमोजोम है। और ये क्रोमोजोम कहाँ पाई जाती हैं, जो सेल हैं, सेल के अंदर जो कोशिका केंद्रक होती हैं, न्यूक्लियस होती हैं, सेल न्यूक्लियस, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। उसके बाद वैसे तो देखो हमारी बॉडी के अंदर 200 प्रकार के सेल होते हैं, अलग अलग सेल का अलग अलग क्या है कार्य है। इनकी अच्छे से क्या डीएनए में हम प्रैक्टिस या अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसके बाद जीन के बाद जीन थेरेपी क्या है, थेरेपी समझ गए ना, जीन का उपचार। ये एक ऐसा चिकित्सा उपचार है। जीन थेरेपी क्या है, ये एक ऐसा चिकित्सा उपचार है जो बीमारियों के इलाज के या रोकथाम के लिए संशोधित करता है, जीन को संशोधित करता है। ये अभी क्या है, विकसित नहीं है, ये ऐसी तकनीक है जो विकसित हो रही है, जिसमें किसी दोषपूर्ण जीन को ठीक करना या स्वस्थ जीन डालना या किसी समस्याग्रस्त जीन को ब्लॉक करना। देखो किसी न किसी जीन में कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो, उसको ठीक करेंगे, विकार उत्पन्न हो, उसको ठीक करना, या स्वस्थ जीन डाल देंगे या फिर समस्याग्रस्त जीन को ब्लॉक कर देंगे। जीन थेरेपी के संभावित अनुप्रयोग जैसे कैंसर है। वैसे कैंसर के बारे में हम क्या है, जो हमारा असंक्रामक रोग होगा उसमें बिल्कुल कैंसर के बारे में कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है, क्या कारण है, क्या उपचार है, बिल्कुल अच्छे से क्या कैंसर के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए टी कोशिकाओं को क्या करेंगे, संशोधित करेंगे, और यही कैंसर का प्रभावी ढंग से इलाज कर सकता है। समझ में आया? जिसको कैंसर है वो कैंसर क्या कोशिकाओं का क्या है, किसी न किसी वजह से कोशिकाएं इकट्ठी हो रही हैं, उनमें कोई ना कोई चेंजिंग हो रही है, उनको ख़त्म करने के लिए टी कोशिकाओं को क्या संशोधित करेंगे, और वही क्या इनको इलाज करने के लिए क्या है प्रभावी है। दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस, मैंने बताया था जो पीछे, ये क्या है, अनुवंशिक स्थिति का इलाज करने के लिए किया जा सकता है, फेफड़ों को प्रभावित करती है। जो बताया था मैंने सिस्टिक फाइब्रोसिस, अनुवंशिक रोग, इनको ठीक करने के लिए भी क्या है जीन थेरेपी, इसका उपचार किया जाता है। अब दूसरा ये चीज़ देखो नोट, मैं इसके बारे में बता, ये क्या है, ये अभी भी एक विकसित हो रही तकनीक है, अभी पूर्ण रूप से क्या विकसित नहीं है, हल्की कुछ इन पे क्या है एक्सपेरिमेंट चले हुए हैं, कई प्रकार के उपचारों पर शोध और क्या है परीक्षण किया जा रहा है, कुछ पे मतलब परीक्षण हो रहा है अभी, और आने वाले भविष्य में क्या बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ऐसी डिसीज हैं जो इसके माध्यम से क्या है उनका उपचार होगा और क्या है उस रोग को ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं जीन थेरेपी। उपचार के माध्यम से क्या है इन रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। क्रोमोसोम क्या है, कितने प्रकार का है, कहाँ पाए जाते हैं, कितने टाइप होते हैं, कार्य क्या है, फिर करेंगे हम डीएनए, फिर करेंगे हम आरएनए, और फिर करेंगे जितने हमारे आनुवंशिक रोग हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।